जम्मू संभाग के समर जोन में आज से 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इन परीक्षाओं में 49,106 स्टूडेंट्स अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनके लिए बोर्ड द्वारा 512 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की गई है। बोर्ड ने इन परीक्षाओं में नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हैं और परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेटों को भी धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। जम्मू संभाग के समर जोन में आज से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। स्कूली शिक्षा बोर्ड ने इन परीक्षाओं के लिए हर तरह के इंतजाम पहले से ही कर रखे थे। इन परीक्षाओं में 49,106 स्टूडेंट्स अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनके लिए संभाग में 512 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए और इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए बोर्ड की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड ने तमाम परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी है और प्रशासन और पुलिस को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश भी जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी कर दिए गए हैं। दसवीं की ये बोर्ड की परीक्षाएं नए शिक्षा मंत्री मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और शिक्षा बोर्ड के लिए भी चुनौतियां बनी हुई हैं। अब देखना यह है कि बोर्ड इन परीक्षाओं में पेपर लीकेज या फिर अन्य प्रकार की नकल रोकने के लिए कितने पुख्ता इंतजाम अपनाता है और ये पेपर कितने शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होते हैं। कैमरामैन गुरजीत के साथ राहुल सानी, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। जी दर्शकों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है तवी नदी पर बने चौथे पुल का। ये वो पुल है जो कुछ साल पहले एनसी और कांग्रेस की सरकार के टाइम इस पुल को बनाया गया था और ये पुल जो है वेयर हाउस और भगवती नगर को जोड़ता है। यहाँ पर रोजाना में हजारों की संख्या में लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं और अपने कामों की ओर या फिर अपने गंतव्यों की ओर निकलते हैं। तवी नदी पर बने चौथे पुल की मरम्मत का काम दिन प्रतिदिन लंबा खिंचता जा रहा है। इस पुल की एक ट्यूब पिछले लंबे समय से बंद पड़ी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बाढ़ के कारण इस पुल का एक किनारा बह गया था, जिसकी मरम्मत का काम पिछले लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसे पूरा करने में हो रही देरी से कहीं न कहीं संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। शहर के जूल चौक केनाल रोड में लगते जाम से बचने के लिए हर रोज बड़ी संख्या में लोग इसे पुल से अपने गंतव्यों की ओर जाते हैं, लेकिन इसकी एक ट्यूब बंद होने से जहां भी वाहनों की रफ्तार थम सी जाती है। लोगों का कहना है कि पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है, लेकिन पुल का काम पूरा नहीं हो रहा है, जो प्रशासन और इंजीनियर्स की कारकर्दगी पर सवाल खड़े करता है। दर्शकों, मुख्य मुद्दा ये है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि इतने साल हो गए लेकिन आज भी इस पुल की जो एक ट्यूब है वो आज भी खराब है। इतने साल हो गए, कितना पैसा डिपार्टमेंट ने इस पे पानी की तरह बहाया, लेकिन आज भी इस पुल की जो हालत ज्यों की त्यों है। उस समय के संबंधित इंजीनियर्स या फिर जितने भी संबंधित अधिकारी थे या फिर जो कंसर्न मंत्री थे, उन्होंने भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और आज ऐसी हालत हो गई है कि इस पुल पर लगातार जाम लगता रहता है और इसकी जो एक ट्यूब खराब है उससे उसका जो ट्रैफिक संचालन है उस रोड का वो भी खराब होता दिख रहा है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मैं करण शर्मा, जम्मू से। एलओसी ट्रेड की आड़ में घाटी में आतंकियों को हथियारों की सप्लाई का मामला सामने आने से रियासत का व्यापारी भी परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त से ही पीओके के व्यापारियों के इन मंसूबों पर नकेल कसी जा सकती है। एलओसी ट्रेड की आड़ में पीओके से घाटी में आतंकियों को हथियारों की सप्लाई का मामला सामने आने के बाद ये प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं व्यापारियों ने भी एलओसी ट्रेड की प्रक्रिया में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने क्रॉस एलओसी ट्रेड में एजेंट सिस्टम को खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि हमारी सरकार अगर सख्ती बरतती है तो ही पीओके के व्यापारियों की इन मंसूबों पर नकेल कसी जा सकती है। पाकिस्तान के साथ सही रिश्ते तब तक संभव नहीं जब तक एलओसी ट्रेड सही ढंग से नहीं चलता। वहीं कुछ व्यापारी क्रॉस एलओसी ट्रेड को बंद करने की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि दो तरफा व्यापार हमेशा ही विवादों में घिरा रहता है, लिहाजा इसकी कोई जरूरत नहीं।
भारत और पाकिस्तान में विश्वास बहाली के उपायों को बढ़ावा देने के लिए भले ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था, लेकिन इससे व्यापार को बढ़ावा मिलने के बजाय आतंकवाद और नशे को बढ़ावा मिल रहा है। यही नहीं, कुछ व्यापारियों का यहां तक कहना है कि भारत और पाकिस्तान में विश्वास बहाली के उपायों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए एलओसी ट्रेड से आतंकवाद और नशे को बढ़ावा मिल रहा है, लिहाजा इसे बंद ही कर देना चाहिए। कैमरामैन गुरजीत सिंह के साथ यश शर्मा, गुलिस्तान न्यूज, जम्मू। जहां एक तरफ रियासती सरकार का ये दावा है कि हम तालीमी ढांचे को उस्तवार करने के लिए दूरदर्श इकदाम उठा रहे हैं, ताहम अगर हम बदसगाम मिडिल स्कूल की बात करें, यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 कमरे मैसर है, जो कि बच्चों के लिए खुलम खुला नाइंसाफी और खिलवाड़ है। जहां एक और रियासत में बच्चों की शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बदसगाम में बच्चों की शिक्षा के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं, जिस कारण बच्चों को काफी परेशानी होती है और साथ ही छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। वहीं सरकार से बदसगाम के लोगों की अपील है कि सरकार स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान दे, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। वहीं बच्चों के माता पिता का कहना है कि बच्चों में पढ़ने की लगन है, पर स्कूल में उस हिसाब से सुख सुविधाएं नहीं है। अब चूंकि ये देखना है कि रियासती सरकार कब नींद से जाग उठेगी और बदसगाम मिडिल स्कूल के लिए अपनी तवज्जो मरकूज करे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही कैमरा पर्सन तारिक मीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज, बदसगाम, अनंतनाग। साउथ कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर आज मिलिटेंट्स ने अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है और आज के निशाने में जहां एक सिविलियन की मौत हुई है, वहीं पर कुछ बुरी तरह गंभीर घायल भी हुए हैं। कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा में आज सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले में एक सिविलियन की मौत हो गई। इस हमले में सीआरपीएफ के एक जवान समेत 4 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार आतंकियों ने इस हमले को पुलवामा के मुर्रा चौक में तब अंजाम दिया था जब सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन का एक मोबाइल बंकर वहां से गुजर रहा था। वहां पहले से घात लगाए आतंकियों ने इस पर ग्रेनेड दाग दिया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान और 5 सिविलियन घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो गोशु पुलवामा का निवासी बताया गया। वही अस्पताल में एक शख्स ने जख्मों के ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह शख्स गोशु पुलवामा का रहने वाला था। इस हमले में घायल जवान की पहचान सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन के कांस्टेबल दलबीर किरण के रूप में की गई। उधर इस हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इस हमले के आरोपी आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़े स्तर पर अभियान छेड़ दिया। जहां एक तरफ से मिलिटेंटों ने साउथ कश्मीर में अपनी प्रेजेंस दिखाई है, वहीं पर लगातार मिलिटेंटों के खिलाफ और OGWs के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और माना जा रहा है पुलवामा और आसपास के इलाकों में 1 दर्जन से ज़्यादा OGWs को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर आज पूरे दिन पुलवामा में विरोध प्रदर्शन भी होते रहे। पुलवामा से इशफा गौहर। जम्मू में आज पैंथर्स पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वजह थी सरकारी विभागों में 3रे और 4थे दर्जे की नौकरियों के लिए इंटरव्यू का विरोध। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि प्रधानमंत्री के बार बार कहे जाने के बावजूद इन इंटरव्यूज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी विभागों में 3रे और 4थे दर्जे की नौकरियों की भर्ती में इंटरव्यू लेने के विरोध में आज पैंथर पार्टी ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के बार बार घोषणाओं के बावजूद राज्य में ऐसी नौकरियों के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे इंटरव्यूज के माध्यम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को भी बढ़ावा मिल रहा है। जी हां, पैंथर्स पार्टी ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि इस तरीके से इंटरव्यू लिए जाने से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं महक सेठी, गुलिस्तान न्यूज। यूपी का सियासी रण अब 6ठे चरण तक पहुंच गया है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब बस 6ठे और 7वें चरण के चुनाव होना बाकी हैं, जिसमें से 6ठे चरण के चुनाव 4 मार्च को होंगे। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है इन चुनावों के लिए। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने इन चुनावों के लिए, इन दोनों चरणों के लिए जो बाकी बचे हैं, अपना पूरा दम लगा दिया है।
यूपी का सियासी रण अब छठे चरण तक पहुंच गया है। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब बस छठे और 7वें चरण का चुनाव होना बाकी है, जिसमें छठे चरण का चुनाव 4 मार्च को है और 2 चरणों के चुनाव विधानसभा की 89 सीटों पर होने हैं, जिसके बाद से पता चलेगा कि यूपी पूर्वांचल की सत्ता का गेटवे कहा जाता है तो उस पर किसका हक है। इस क्षेत्र में यूपी विधानसभा में करीब 40% सीटें आती हैं और इन चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बात बीजेपी की करें तो इन 2 चरणों के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है। तो वहीं प्रचार के लिए पीएम मोदी को वाराणसी में उतारने की तैयारी है। पूर्वांचल को लेकर बीजेपी की रणनीति के कुछ ऐसे पहलू हैं जो यूपी चुनाव में बाजी पलट सकते हैं। बीजेपी की रणनीति है कि पूर्वांचल की सीटों पर बीजेपी का दबदबा बढ़ाया जाए। देखना होगा कि 11 मार्च को किस राजनीतिक पार्टी की किस्मत चमकती है। इन चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए उतारा जाए। साथ ही बीजेपी की ये भी तैयारी है कि पूर्वांचल की सभी सीटों पर ज्यादा से ज्यादा दबदबा बीजेपी का हो ताकि उनका वो धड़ा मजबूत हो जाए। अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में, यानी कि 11 मार्च को किस पार्टी की जीत होती है और कौन सी पार्टी अपना परचम लहराती है। कैमरा पर्सन हनु के साथ मैं अपर्णा मनहास, गुलिस्तान न्यूज के लिए, नई दिल्ली। यूपी में छठे चरण का चुनाव शनिवार को होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं आज पीएम मोदी ने मिर्जापुर में रैली को संबोधित करते हुए बसपा और सपा को आड़े हाथों लिया है। यूपी चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार में अब सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अंतिम चरण में 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। पीएम मोदी ने आज मिर्जापुर में रैली को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने यूपी के मिर्जापुर की रैली में कहा कि ये चुनाव कांग्रेस, सपा और बसपा से मुक्ति का अवसर है। सवाल ये नहीं कि सरकार किसकी बनेगी, अखबार, टीवी देख लीजिए, हर कोई कह रहा है यूपी का ये चुनाव एक उत्सव है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस से मुक्ति का उत्सव है। वहीं पीएम ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मिर्जापुर के महियान में कहा था कि यहाँ तार तो होते हैं लेकिन बिजली नहीं होती। आपको बता दें कि यूपी के 7वें फेज के लिए 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाने हैं। अब ये सवाल है कि यूपी में दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी बनेगी। आपको बता दें कि 11 मार्च को यूपी के चुनावों के रिजल्ट आने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी टेंशन में जरूर नजर आ रही हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 11 मार्च को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो यूपी की गद्दी पर बीजेपी की सरकार ही होगी। कैमरा पर्सन हन्नू के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, गुलिस्तान न्यूज। पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाए जाने के दौरान एक ऐसा वीडियो बनाया गया जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस वीडियो में हाफिज सईद का बेटा तला सईद भारत के खिलाफ जंग छेड़े जाने के लिए अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर जनता को उकसाता हुआ नजर आया है। पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाए जाने के दौरान 5 फरवरी को शूट किए गए एक वीडियो ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। वीडियो में आतंकी संगठन जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर भीड़ को उकसाता नजर आता है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की डिटेल्स खोजने में जुट गई हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने सीधे सीधे भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन का जिक्र किया है। 1993 में मुंबई में हुए धमाकों के बाद दाऊद देश छोड़कर भाग गया था। वहीं वीडियो में तलहा भीड़ से पूछता है कि क्या वो जज, पुलिस या डॉक्टर बनना चाहते हैं। भीड़ की ओर से नामे जवाब आता है। इसके बाद तलहा उनसे पूछता है कि क्या वो दाऊद जैसा बनना चाहते हैं, तो भीड़ चीख कर हाँ में जवाब देती है। इसके बाद तलहा पूछता है कि वो लोग बुरहान वानी बनना चाहते हैं, तो भीड़ एक बार फिर हाँ में जवाब देती है। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुट गई हैं कि क्या डी कंपनी और जमात मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में तला सईद ने जब लोगों से ये पूछा कि क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर या जज बनना चाहते हैं, तो लोगों ने ना में जवाब दिया। वहीं जब तला सईद ने यह पूछा कि क्या वो दाऊद इब्राहिम जब बुरहान वानी बनना चाहते हैं, तो लोगों ने चीख कर जवाब दिया हाँ में। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात में जुटी हुई हैं कि क्या डी कंपनी और जमात एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। कैमरा पर्सन अनु के साथ मैं सतनाम सिंह, गुलिस्तान न्यूज। मोदी सरकार की तरफ से लिए गए नोटबंदी के बड़े और ऐतिहासिक फैसले के बाद तमाम तरह के पक्ष और विपक्ष में बयान और आर्टिकल सामने आ चुके हैं। अब वर्ल्ड बैंक की सीईओ
क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने नोटबंदी का समर्थन किया है। उनका कहना है कि नोटबंदी के फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। 8 नवंबर को देश की आर्थिक सत्ता को पलटने वाले पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को अब वर्ल्ड बैंक का भी समर्थन मिल गया है। बैंक की सीईओ क्रिस्टालिना जियोर्जीवा ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस फैसले का गहरा और सकारात्मक असर होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जियोर्जीवा ने माना है कि नोटबंदी की वजह से कैश इकोनॉमी पर निर्भर लोगों की किल्लत झेलनी पड़ी, लेकिन उनकी राय में लंबे वक्त में इससे साफ सुथरी और डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। जियोर्जीवा के मुताबिक भारत ने जो किया उसका अध्ययन दूसरे देश भी करेंगे। इतने बड़े देश में आज तक कभी किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया। उन्होंने भारत में नोटबंदी की तुलना यूरोपियन यूनियन की उस मुहिम से की जिसके तहत बड़े करेंसी नोटों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है। क्रिस्टालिना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की इकोनॉमी का चमकता उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल जैसे आर्थिक सुधारों की बदौलत भारत इस साल करीब 7% की दर से तरक्की करेगा। क्रिस्टालिना 2 दिन के भारत के दौरे पर थी और इस दौरान उन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया और धारावी बस्ती का दौरा भी किया। हाल ही में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो कि वर्ल्ड बैंक की सीईओ हैं, भारत के दौरे पर आई हुई थी। एक अखबार को इंटरव्यू के दौरान उनसे जब नोटबंदी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने नोटबंदी के फैसले की सराहना की। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का कहना था कि भले ही कुछ समय के लिए लोगों को इससे परेशानियां हुई हों, लेकिन लंबे समय में भारत को साफ सुथरी अर्थव्यवस्था और एक कैशलेस इकोनॉमी मिलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा भारत एक बहुत बड़ा देश है, वहां पर इतना बड़ा फैसला लिया जाने के बाद और देश भी इसका अध्ययन करेंगे और ऐसे ही फैसला उठाने का साहस दिखा सकेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ इमरान खान, गुलिस्तान न्यूज। भारतीय रेल को मजबूत करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एक ऐसा बिजनेस प्लान तैयार किया है जिसके तहत अब आने वाले दिनों में रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रेलवे के बिजनेस प्लान को सामने रखा है। इस बिजनेस प्लान के मुताबिक भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में ऑनलाइन टिकटिंग में आधार आधारित पेमेंट सिस्टम लागू करने की योजना बना रहा है। इसके लिए डेटाबेस में जरूरी बदलाव वित्त वर्ष 2017-18 में कर लिए जाएंगे। हाल ही में रेलवे ने ऐसे सीनियर सिटीजन्स को जो टिकट में रियायत लेना चाहते हैं उनके लिए आधार कार्ड की जानकारी लेनी शुरू कर दी है। राजधानी में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में आयोजित एक समारोह में रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे के यात्री माल भाड़ा क्षेत्र के लिए इस साल का बिजनेस प्लान रखते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों को बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जाएगा, साथ ही साथ रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अंबाला और जामनगर के बीच डबल स्टैक ड्वार्फ यानी छोटे आकार के कंटेनरों के ट्रायल और प्रमुख माल भाड़ा ग्राहकों के साथ लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी की भी शुरुआत की है। रेल मंत्रालय के सूत्रों की माने तो साल 2017-18 के लिए ये बिजनेस प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ऐसे जल्द ही अमली जामा पहनाने की कोशिश भी शुरू कर दी जाएगी। अगर ये बिजनेस प्लान पूरी तरह से एक्टिव होता है तो आने वाले दिनों में रेलवे की दशा और दिशा में काफी सुधार भी देखने को मिलेगा। नवदीप छाबड़ा, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। नोटबंदी के लागू होने के बाद भी भक्तों ने करीब 4 करोड़ रुपए के पुराने नोट एक मंदिर में दान कर दिए। ये मामला सामने आया है वेंकटेश्वर मंदिर का। 8 नवंबर 2016 को लागू नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद इस पुरानी करेंसी को बैंकों में जमा कराया गया। पुरानी करेंसी को बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख बीतने के 2 महीने बाद अब देश के दूसरे सबसे बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी के दान पात्र से 4 करोड़ रुपए की पुरानी नोट मिले, जिसके बाद अब ये सवाल खड़ा है कि क्या सरकार इस करेंसी के पाए जाने को गैर कानूनी घोषित कर आरोपी पर 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति के पास पुरानी करेंसी पाए जाने पर जुर्माना लगाने का कानून तैयार कर इसे पास करा लिया है। 27 फरवरी 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून पर अपनी मोहर भी लगा दी है और सरकार ने गैजेट में इसे नोटिफाई कर दिया है, जिसके बाद किसी के पास भी 500 और 1000 के पुराने नोट पाए जाने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। फिलहाल ये मामला अब सरकार के संज्ञान में आ गया है। देखना होगा कि पुराने नोटों को लेकर अब सरकार क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं प्रणय शर्मा, गुलिस्तान न्यूज।
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के बीच घिरी हुई है। आपको बता दें कि जेएनयू में एक बार फिर कश्मीर की आज़ादी को लेकर के पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि ये पोस्टर जेएनयू में अलग अलग डिपार्टमेंट की दीवारों पर लगाए गए हैं। कश्मीर के लिए आजादी की मांग करने वाले एक पोस्टर ने गुरुवार को जवाहरलाल यूनिवर्सिटी प्रशासन को परेशानी में डाल दिया। जेएनयू में 3 दिन तक लगे रहे कश्मीर के लिए आजादी के पोस्टर शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलहाल हटवा दिए हैं। कुछ छात्रों ने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज यानी एसएस के नए खंड की दीवार पर इन पोस्टरों को देखा और प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया। इसके बाद जेएनयू प्रशासन ने कश्मीर और फलस्तीन के लिए आजादी की मांग को लेकर अपने कैंपस में लगाए गए विवादास्पद पोस्टरों को हटाने का आदेश दे दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय का कीमती वक्त और ऊर्जा ऐसे बेकार के विवादों में बर्बाद होता है। दुर्भाग्य से लोगों का एक छोटा समूह अब भी हंगामे का माहौल बनाए रखना चाहता है। इससे शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है। आपको बता दें कि डीएसयू वही संगठन है जिसके पूर्व सदस्यों उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और अन्य ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ पिछले साल 9 फरवरी को विवादास्पद कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद जेएनयू प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करती हुई इन सभी पोस्टरों को वहां से हटा लिया हो और प्रशासन ने यह भी आदेश जारी किया है कि अगर ऐसा करता कोई पाया गया तो उसे तुरंत यूनिवर्सिटी से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले उमर खालिद, अरबन और कन्हैया कुमार के मामले में इसी तरह के पोस्टर लगाए गए थे। उस वक्त कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे लगाए गए थे और साथ ही कहा गया था कि राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए गए हैं, जिसको लेकर के डीयू में घमासान मचा हुआ है। कैमरामैन हरीश राणा के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली। बॉलीवुड की छम गर्ल शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर का आज बर्थडे है। श्रद्धा अपना बर्थडे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही है। श्रद्धा ने एक पिक्चर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसके कैप्शन में श्रद्धा ने लिखा है, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। और बॉलीवुड के तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस श्रद्धा कपूर को बर्थडे की बधाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने 3 मार्च को अपना 29वां बर्थडे बनाया। श्रद्धा ने अपनी बर्थडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। इसमें श्रद्धा के पिता और एक्टर शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे सहित भाई सिद्धांत कपूर भी नजर आ रहे थे। इस मौके पर तेजस्वी कोल्हापुरे अपनी बेटी वेदिका के साथ मौजूद थी। श्रद्धा ने इस तस्वीर पर कैप्शन लिखा, परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन। आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म हसीना को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। फिल्म अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के जीवन पर बेस्ड है। श्रद्धा ने फिल्म में लीड रोल निभाया है, जबकि सिद्धांत ने उनके भाई का रोल प्ले किया। फिल्म का डायरेक्शन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। फिल्म के लिए श्रद्धा अपनी ओर से हर संभव कोशिश में जुटी हैं। फिल्म 3 पत्ती से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली श्रद्धा कपूर ने आशिकी 2 में भी बहुत ही अच्छा काम किया था और बॉलीवुड में श्रद्धा कपूर एक जाना पहचाना नाम है। और आज श्रद्धा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। कैमरा पर्सन हनु के साथ मैं पूजा दुबे, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली।